हकीमों के जो कुश्ते हैं जनाब, ये गुर्दों को फेल कर देते हैं, ये स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं। गुर्दे नकारा होने का सबसे बड़ा सबब पेन किलर्स का जी। बेतहाशा इस्तेमाल है। कि एक माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं, हकीमों के कुश्ते तो नहीं खाए आपने, हकीमी दवाई तो नहीं खाई आप। लेकिन कुछ अताई तबीब हमारे पेशा है उसको बदनाम नहीं कर रहे। जितने भी ये जो अताई लोग हैं, ये तिब की बदनामी का बायस बनते हैं, नेकनामी का बायस नहीं बनते। रैब का कानून कहता है कि जी आप 4 कनाल जगह लें, तो ये कानून में ये चीजें डाल देने से, जिसे हम हाउस इंडस्ट्री कहते हैं, जो घरेलू सनत कहते हैं, वो खत्म हो गया। इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो हमें खा पी जाएंगी, तो फिर तबाही हमारा कदम दरवाजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका अली बुखारी प्रोग्राम सेहत की बातें लेकर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, आज हमारे दरमियान एक ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो न सिर्फ तबीब हैं बल्कि इब्ने तबीब हैं, यानी 4 नस्लों से माशाल्लाह इनका ये तबाबत वाला सिलसिला जारी व सारी है। आप नेशनल काउंसिल फॉर तिब के सरबराह भी हैं। कौमी सेहत जो एक सेहत के हवाले से रिसाला है, गुज़िश्ता 26 साल से उसके मुदीर आला भी हैं। तो सबसे पहले जनाब मोहतरम हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब, मैं आपको वेलकम कहूँगा, जी आया नु आखांगा कि आपका शान आसरा तशरीफ़ लाए, आपने वक्त इनायत फरमाया, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। हकीम साहब, आप माशाल्लाह सरबराह हैं नेशनल काउंसिल फॉर तिब के। ये बताइएगा, ये कौंसल तिब के फ़रोग़ के लिए क्या काम कर रही है और इसके क्या अगराज़ व मक़ासिद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अली भाई। एक तो मुबारकबाद है आपको कि आपने ये सिलसिला शुरू किया, और मैंने आपका जो एसएम ज़फ़र साहब के साथ जो प्रोग्राम है देखा, और यकीनन बहुत खुशी हुई। और इस आला मेयार का प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलता है, तो अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे। जहाँ तक बात है कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब की, नेशनल काउंसिल फॉर तिब ज़रा कि ये कौमी इदारा है, और पाकिस्तान में 3 तरीका इलाज है, जिसमें तिब यूनानी भी एक तस्लीम शुदा तरीका इलाज है। और इसके सारे मामलात को देखने के लिए जो कौमी सतह पर इदारा है उसे नेशनल काउंसिल फॉर तिब कहते हैं। और ये वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान के तहत काम करती है, एक ऑटोनमस बॉडी है। इसका जो बुनियादी काम है वो तो पाकिस्तान में जो तालीमी इदारे का क़याम है, उसकी रिकग्निशन, उसकी इंस्पेक्शन करनी होती है, फिर उसकी मयारात तालीम को बरकरार रखने के हवाले से देखना होता है। फिर जो अतिबा क्वालिफाई कर जाते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का मामला होता है। इस वक्त चूँकि 2 किस्म की एजुकेशन पाकिस्तान में हो रही है तिब की, एक FTJ 4 साल का कोर्स है और एक 5 साल का BEMS कोर्स है। और ये दोनों जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्वालिफाई कर जाते हैं, वो 1 साल की हाउस जॉब के बाद फिर वो तिब काउंसिल में रजिस्टर्ड होते हैं, उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस जारी किया जाता है। अच्छा हकीम साहब, ये ज़रूर फरमाइए कि आपने मेयारात की बात की एजुकेशन के हवाले से, तिब्बी एजुकेशन के हवाले से, तो आप समझते हैं कि अभी इसमें बहुत बेहतरी लाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, बेहतरी की गुंजाइश और वक्त होती है। देखिए, किसी ज़माने में हमारे यहाँ सिर्फ डिप्लोमा कॉलेजेस थे। जी। 1995 से देखिए हकीम सईद साहब ने हमदर्द यूनिवर्सिटी में बाकायदा डिग्री कोर्स का इजरा किया, और फिर देखते देखते अब कर्श यूनिवर्सिटी और पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत बड़ी तादाद में ये कोर्स खोना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान में तिब के हवाले से जो तालीम का मेयार है वो MPhil और PhD तक चला गया। इस वक्त पाकिस्तान में 116 के करीब तबीब जो PhD कर चुके हैं, और इतनी तादाद में MPhil के और कई लोग नए इनरोल्ड हुए हैं। गोया कि वो जो तालीम के हवाले से एक मामला थे वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, और पाकिस्तान में तिब की तालीम अब बिल्कुल पीछे नहीं रही है। अब इसमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अब दुनिया के साथ हमें मीट करने के लिए उसको काउंसिल भी सुपरवाइज कर रही है। अब यूनिवर्सिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट के साथ ये मामला तो और बेहतर हुए हैं। ये तो तिब के मेयारात की बात हुई। आप समझते हैं कि वैसे तबीब तिब अपना कोई मुकाम खोता चला जा रहा है? मिसाल के तौर पर जैसे हम सुनने में आता है कि जी हकीमों के जो कुश्ते हैं जनाब, ये गुर्दों को फेल कर देते हैं, ये स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा आप अपने तजर्बे की रोशनी में ज़रा हमें बताइए। बड़ा
अलमिया है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में स्टेट लेवल पे इस शोबे को वो सरपरस्ती नहीं मिली जो इसका हक था। ये सरपरस्ती न होने की वजह से फिर दूसरा होता है कि हमारे यहाँ दुनिया भर में अपने अपने मकामी जो फनून होते हैं उसकी सरपरस्ती की जाती है। पाकिस्तान में ये मामला उलट है कि जो मकामी फन है, जो यहाँ पे इलाकाई चीज़ों से इलाज मुआवजा होता है, उसकी वो सरपरस्ती नहीं है। फिर जो ख़ास तौर पर हमारे यहाँ एलोपैथिक एक पूरा एक माइंड सेट है, एक हर इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका पूरा कब्जा है, तो उसकी वजह से एक ख़ास सोच के तहत ये लोगों को ये बात बता दी गई कि कुश्ते खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ है जिससे नुकसान होता है। हालांकि आप देखिए कि जितने भी एलोपैथिक में मल्टी मिनरल यूज हो रहे हैं, जितने भी आप नाम लेना शुरू करें, हम शायद यह प्रोग्राम मुकम्मल ना हो, जितने भी मल्टी मिनरल और मल्टी वाइटामिन एलोपैथिक में इस्तेमाल होते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट लिखती है, जो जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं यूज उस सारे के सारे कुश्तों पर मबनी है। देखिए अगर फौलाद का इस्तेमाल कराना कुश्ता है तो आयरन का कितने कंपाउंड है जो एलोपैथिक में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, ये सारी चीजें तिब में कुश्ता कहलाती हैं, एलोपैथिक में मल्टी मिनरल कहलाती हैं। बिल्कुल सही। अब मामला क्या है, दुनिया में स्टडीज हुई है, गुर्दे नकारा होने का सबसे बड़ा सबब पेन किलर्स का बेतहाशा इस्तेमाल है, एंटीबायोटिक का बेतहाशा इस्तेमाल है, ना सिर्फ गुर्दों बल्कि लीवर को भी बहुत। अब देखिए जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, जो एमबीबीएस या एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनके पास मरीज जाता है तो मरीज से ये नहीं पूछते कि आपने कितने अरसे पेन किलर्स खाई हैं। वो जाके एक माइंड सेट बना होगा कि नहीं, हकीमों की कुश्ती तो नहीं खाई आपने, हकीमी दवाई तो नहीं खाई आपने। यकीनन हर बंदे ने कभी ना कभी हकीमी दवाई खाई होती है। हाँ जी, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बल्कि सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ गुर्दा वार्ड में बाकायदा लिख के भी लगाया हुआ है कि जी हकीमों के कुश्तों से बचा जाए, इस किस्म की भी। ये सिर्फ तासुब है। देखिए कहीं ये लिखा मिलेगा, देखिए दुनिया में जो तहकीकात जो रिकॉर्ड होती हैं, अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया, मुख्तलिफ ममालिक, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक है, स्टडीज देखें वहां क्या कह रही हैं कि आप पेन किलर का सिर्फ ये पैनाडोल दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है पेन किलर से। पैनाडोल का ज्यादा इस्तेमाल गुर्दे नकारा और जिगर की खराबी का बायस मार रहे हैं। जो लिवर टॉक्सिसिटी आपको हेपेटाइटिस की वजह से होती है वो ये पैनाडोल कर देती है। ठीक है, ये कोई नहीं पूछता, ये कभी नहीं कहता कि आपने किसी से एंटीबायोटिक लेकर नहीं खाई। ये तासुब है। आप समझते हैं कि माशाल्लाह जो तिब है वो हमारे जो इस खित्ते के मिजाज के बड़ा मुआफिक भी है और एक अच्छा तरीका इलाज भी है, लेकिन कुछ अताई तबीब हमारे इस तिब के जो एक फन है, एक पेशा है, उसको बदनाम नहीं कर रहे। देखिए जो अताइयत को तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, ना इसको कोई डिफेंड कर सकते हैं। अभी हुकूमती जो इदारे हैं उनका तो काम ही है, अभी हेल्थ केयर कमीशन बन गए हैं कि जो नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, नॉन रजिस्टर्ड लोग हैं, उनको बिल्कुल वो पकड़ रहे हैं। और अब काफ़ी लोग इसकी तरफ उनका मामला हो गया कि जब उनको लाखों रुपए जुर्माना होना शुरू हुआ तो उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया है। ये एक अच्छा रुझान है और हम उसे नेशनल काउंसिल फॉर तिब उसे सपोर्ट कर रही है कि अतायत का खात्मा होना चाहिए। हाँ यस, जितने भी ये जो अताई लोग हैं ये तिब की बदनामी का बायस बनते हैं, नेकनामी का बायस नहीं बनते। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल ही पता नहीं है, वो एक सीना गजट लेकर मामला चल रहे होते हैं, वो हमारी बदनामी को खराबी का बायस बनते हैं। हम उनको ना सिर्फ कंडेम करते हैं बल्कि हेल्थ केयर कमीशन की सपोर्ट भी करते हैं उनको बंद करने के हवाले से। जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड नहीं है उसको बंद कर देना चाहिए। तो इसलिए और ये अतायत बस ये पाकिस्तान में चूँकि हर चीज़ें ना कहीं लिंकेज होती है। पाकिस्तान में चूँकि महंगाई का आलम ये है, अब किसी माहिर के पास जाते हैं तो वो अच्छे खासे फीस होती है, फिर दवाइयों के पैसे, किसी अताई के पास जाते हैं और सस्ती सी दवाई मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। ये हमारे जब हेल्थ रेगुलेटर्स के साथ बातें होती हैं तो वहाँ पे ये बातें डिस्कस भी होती हैं कि अतायत का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो रियासत है वो मुफ्त या सस्ता इलाज मुहैया नहीं कर पा रही, इसलिए लोग फिर जिनके पास जितना कोई पैसा है उस हिसाब से वो अताई ही अफोर्ड करते हैं। तो जितने भी ये कंपाउंडर, डिस्पेंसर और फिर हमारे यहाँ भी जो पंसार स्टोर खोल के बैठा हुआ वकीम बन गया। अब पंसार स्टोर वाला या वो जो आम जो जोगी है वो हकीम तो नहीं है ना, उसको उसके ऊपर जो लेबल हकीम का लगाना वो हकीम की बदनामी है, हम उसको कंडेम करते हैं हमारा। अच्छा हकीम साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से बात की,
दिखाई देता है कि ये कमीशन क्वालिफाइड अतिब्बा कराम को फैसिलिटेट कर रहा है, और अगर गौर किया जाए तो इन अतिब्बा के मतलब की बेहतरी के लिए ये स्टेप खुश आइंद है। नेशनल काउंसिल फॉर तिब इन स्टैंडर्ड्स या मेयारात को कैसे देखती है? नहीं बिल्कुल, जब से हेल्थ केयर कमीशन आया तो हमने इसको वेलकम किया। उस वक्त भी हमने कहा कि स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, हम अपने शोबे को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए इसके लिए MSDS बनाए, हमने उसको बनाने में हेल्प की, एक मेयारात तिब को बेहतर करने के लिए। और तिब, और आप बड़े हैरान होंगे कि हेल्थ केयर कमीशन जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग कर रही है, इसकी जो कंप्लाइंस की शरह वो हम हकीमों में और होम्योपैथ में ज़्यादा है बनिस्बत एलोपैथिक के। एलोपैथिक लोगों में अभी भी रेजिस्टेंस पाई जाती है हेल्थ केयर कमीशन के साथ रजिस्टर्ड होने में या वो लाइसेंस हासिल करने में। हमारे यहाँ जो अतिब्बा और होम्योपैथ ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और बाद में उनकी लाइसेंस के लिए उनकी इंस्पेक्शन हुई है, तो मोर देन 70% लोग क्वालिफाई कर गए। बनिस्बत जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनकी शरह 50 से नीचे है, 45 से नीचे शरह कंप्लाइंस की शरह। तो ये अल्लाह के फजल से हमने इसको सपोर्ट करते हैं हमेशा। जो हम पर जो अतायत का यूँ उंगली उठाई जाती है ना, ये बेसिकली हमारी तरफ अब नहीं रही है, ये एक इल्ज़ाम रह गया अब। और हम इंशाल्लाह अगले 1-2 साल में और साबित करेंगे कि जो तबीब है वो हर कानून की पासदारी करने वाला है और जो मुल्की कवानीन है उसकी पूरी तरह पासदारी करते हुए इलाज मुआवजा करता है। हकीम साहब माशाल्लाह जो एक हिजामा का तरीक़ा इलाज है बड़ी तेज़ी से उभरता हुआ नज़र आ रहा है, और इसमें नेशनल काउंसिल फॉर तिब का भी मैं देखता हूँ बहुत अहम रोल सामने आ रहा है। तो आप हमारे जो अतिब्बा हैं, जो हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, तो आप कैसे देखते हैं हमारे तबीब और हिजामा को? जी भाई, पहली बात तो यह है कि मैं एक वजाहत करूँ कि हिजामा जो है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सिर्फ हकीम जो है, जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड मुआलज है, वो हिजामा करने का मजाज है। एलोपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर अगर हिजामा करते हैं तो वो क्वैकरी कर रहे हैं, कानून के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरा, ये हिजामा एक बेहतरीन तरीका इलाज है, अगरचे इसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया और तलकीन की कि अगर तुम सेहत चाहते हो तो हिजामा करवाओ। इसके बावजूद इसके साथ साथ, यानी कि ये तो हमारे लिए आखिरी बात होगी ना बस ऐसे मुसलमान, ये हिजामा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से बहुत पहले का है। इसकी जो फुटप्रिंट है वो चाइनीज़ मेडिसिन में मिलते हैं, उससे पहले मिलते हैं, मतलब कई हज़ार साल के इसके फुटप्रिंट है हिजामा के। और हिजामा पहले तो जो साइंस है इस पर उंगलियां उठाती थी, आज साइंस में साबित कर दिया है कि हिजामा एक बेहतरीन तरीका इलाज है। और ये हमारे रेजिमेंटल थेरापी जो तिब में इलाज के 4 हिस्से हैं, एक इलाज बिल ग़िज़ा, एक इलाज भी दवा, एक इलाज भी तदबीर और एक इलाज भी जद। जो इलाज भी तदबीर है इसको जदीद ज़बान में रेजिमेंटल थेरापी कहते हैं। इसमें 18 चीज़ें हैं, जिसमें एक हिजामा है, ठीक है। फसद भी है, वो वेनिसेक्शन इसे कहते हैं, या लीच थेरापी भी है, जोंकोस इलाज भी है, मालिश भी है, हमाम भी है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हिजामा से हमने देखा है कि बहुत जादुई असर इलाज हुए हैं। ऐसे ऐसे हमने इसको, चूँकि ये अल्लाह का शुक्र है कि ये सारा मेरे दौर में हो रहा है, तो मेरे लिए प्राइड है कि ये चीज़ें रिवाइव हो रही हैं जो उस दौर में हो रही है जब हम सदर हैं या कौंसल के इख्तियारात हमारे पास हैं। तो वहाँ पर हिजामा के माहिर भी हैं सर मौजूद? जी जी, अल्लाह के फजल से अब वो मामला नहीं रहा। मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम बाकायदा नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्लेटफार्म से, जो कि हमारे निसाब में बाकायदा शामिल तो था, मगर हमने एक CPD प्रोग्राम, प्रेसिडेंट NCT CPD प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसका मकसद क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग है, कंटिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बेसिकली हर तबीब को जो जदीद इक्विपमेंट्स आ रहे हैं हिजामा के वाले से, किसी ज़माने में सिर्फ सिंगी से किया जाता था हिजामा, फिर वो मिट्टी के कप थे, फिर वो डेवलप होता होता शीशे के कप आए, आज वो सिलिकॉन के कप्स यूज़ होते हैं, आज जो ब्लेड है वो सर्जिकल यूज़ होते हैं, आज आप ग्लव्स पहन के सारा आप साथ बड़ी जिद्दत आई हिजामा में, कई हिजामा में नई चीज़ें। इन सारी चीज़ों से आगाही के लिए और फिर जो इसके SOPs हैं उससे आगाही के लिए कि हिजामा करते हुए इसमें कंटेमिनेशन होती है ब्लड की, तो हिजामा करते हुए मामलात हो, तो हम अपने अतिब्बा को, हम अपने प्रोफेशनल को इक्विप्ड करने के लिए ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं। हम ऐसे नहीं है कि चीज़ को प्रमोट किया और छोड़ दिया, हम वो काम नहीं कर रहे, हम बाकायदा उसकी ट्रेनिंग सेशन करवा रहे हैं CPD प्रोग्राम के तहत। और बड़े बड़े कॉलेजेस ने उस पर और बड़े एक्सपर्ट्स ने शुरू किया और अल्लाह के फजल से
बड़ा अच्छा सिलसिला जा रहा है। ज़बरदस्त। जहीम साहब, हम वापस अपने इस तिब के टॉपिक पर आएंगे और मैं ये जानना चाहूँगा कि तिब में जो प्रोडक्शन के बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं, मेरा ख्याल हर बड़ी कंपनियों में ये चीज़ें, तो इसमें आप समझते हैं कि ड्रैप जो है वो कितना आड़े आ रहा है? ये बिल्कुल, ये ड्रैप जब से कायम हुआ है, देखें बड़ी अलमनाक सूरत हाल है कि दुनिया में इदारे बनते हैं छतरी मुहैया करने के लिए जी। और पाकिस्तान में इदारे बनते हैं टोकरा डालने के लिए, यानी कि सांस बंद हो जाए। अब ड्रैप के आने के बाद सूरत हाल ये हुई कि इस सनत को तरक्की करनी चाहिए थी, मगर अलमिया ये हुआ कि ये सनत 450 से स्क्वीज होकर 37 पे आ गई। कितना बड़ा आपने कितनी फैमिलीज को बिजनेस से आउट कर दिया, कितने लोग इस सनत से वाबस्ता से आउट कर दिया। मामला क्या है? सिंपल, अगर इस सारे मामले का अगर वन लाइनर अगर आप मसला समझे तो ये है कि मुतलका शोबे के माहिर का ना होना। अच्छा, ड्रैप में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है, उसमें तिब के शोबे को फर्स्ट डे से इसी तरह ही चल रहा है ये सिलसिला। तिब के शोबे को डील करने के लिए वहां पे हकीम ही कोई नहीं है, पूरे इदारे में एक हकीम नहीं है। अच्छा, ये हमारा तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारा जो खित्ता है वो तो बिल्कुल ब्रिटिश से बड़ा ही एक जुदा है। तो ये ब्रिटिश थेरेपी या ब्रिटिश तरीका, ये ड्रैप में क्यों ये इसकी इन्वॉल्वमेंट? आप बेसिकली रेफरेंस बुक्स, एक चीज़ कमी रही हमारे यहाँ, उसके लिए हम नेशनल काउंसिल फॉर तिब कोशिश कर रही है कि एक फार्माकोपिया हमारा अपना हो जो मंजूर शुदा हो। अब ड्रैप ने क्या करते हैं, ड्रैप के जो फार्मासिस्ट में बैठे हुए हैं या दूसरे शोबे के माहिरीन में बैठे हुए हैं, वो रेफरेंस बुक्स देखते हैं। अब उनके पास जो इंटरनेशनल रेफरेंस बुक्स हैं वो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, वो यूएसपी है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, वो जर्मनी कमीशन की रिपोर्ट, वो इन चीज़ों का हेल्प लेते हैं। अब ब्रिटिश फार्माकोपिया में फ़र्ज़ किया, आपका जो इशारा मैं समझाऊँ कि कुछ ऐसी अद्वियात जो हमारी रवायती तौर पर बन रही थी, अब ड्रैप उसको बंद कर रहे हैं, जैसे गाउज़बान, खमीरा गाउज़बान तो इलामा इकबाल के शेरों में नजर मिलता है, ठीक है ना। तो अब जितने भी हम अखरोट, बादाम, ये तो ऐसी अशियाँ हैं, मग़ज़ियात हैं, ये तो बहुत जरूरी है। मतलब सांस के जो हमारी खांसी के शरबत थे वो सुम्मा कल्पा के बगैर बनते नहीं थे। अब ये मामला ये हुआ है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया ने कुछ ऐसी चीज़ें, टॉक्सिसिटी उसमें डाली या कोई ऐसा मामला निकाला, उन्होंने उसकी वो डाइटरी सप्लीमेंट पे मना कर दिया। हमारे जो ड्रैप में माहिरीन बैठे हुए हैं उन्होंने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने कहा ये ब्रिटिश में लिखा हुआ कि ये डाइटरी सप्लीमेंट में यूज़ नहीं कर सकते, लिहाजा आप दवाई में इस्तेमाल ना करें। इसलिए नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने इनिशिएटिव लिया है। इसमें देखिए, एक होता है नुस्खों की किताब, ये जो असल मसला है जो आपके प्रोग्राम की वसादत से हम लोगों को बता पाएँ। एक एक कम्बिनेशन की चीज़ें कि आपने किसी फार्मूलेशन दे दी, ये फार्माकोपिया की डेफिनेशन भी पूरी बात नहीं उतरती। नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने इस बात को सामने रखते हुए बाकायदा एक कमेटी बनाई और इसको माहिरीन से एवेल्यूएट कराया। इसमें जो बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए होती है वो हमने सारा काम कर लिया हुआ है। इस वक्त वो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पर है, मंजूरी के लिए चला गया हुआ है। इसके लिए मोनोग्राफ होता है, इसके लिए फार्मूलरी होती है, इसके लिए फार्माकोपिया होता है, वो हमने सारे मराहल तय कर लिए हैं। मैं जो इश्यूज़ हैं इस वक्त जो हमारी बड़ी इंडस्ट्री आउट हुई है वो ये हुई है कि अदम दिलचस्पी और मकामी सनत को जो है ना वो सरपरस्ती ना करने की वजह से। अब देखिए, ऐसे इदारे थे जो 2 या 3 चीज़ें बना रहे थे जी। फर्ज किया वो एक उसको वो पेट दर्द के लिए कोई चूर्ण बना रहा था। अब एक पाउडर बनाने के लिए कितनी ज़मीन चाहिए आपको? ड्रैप का कानून कहता है कि जी आप 4 कनाल जगह लें। अब चूर्ण बनाने के लिए तो आप 12 बाई 12 का कमरा भी काफ़ी है आपके लिए। तो ये कानून में ये चीज़ें डाल देने से मामला ये हुआ कि जो छोटी इंडस्ट्री थी जिसे हम हाउस इंडस्ट्री कहते हैं, जो घरेलू सनत कहते हैं, वो ख़त्म होकर रह गई। ठीक है ना। बहुत सारे लोग कोई मंजन बना रहा था, कोई पक्की बना रहा था, कोई ऑयल पैक कर रहा था, वो ऐसे जो बहुत स्ट्रिंजेंट कवानीन के आने से वो बंद हो गए। और इस पर कोई तवज्जो भी नहीं कर रहा कि हम कितने लोगों को बिजनेस से आउट कर रहे हैं और जो लोगों की पहुंच के करीब चीज़ें थी उनको दूर कर रहे हैं महंगाई के हवाले से भी। तो इसलिए कौमी सोच के तहत मेरा इस प्रोग्राम की वसादत से इदारों को भी मैसेज है कि खुदारा पाकिस्तान में कौमी सोच के तहत सोचें और मुतलका इदारों में उस इदारे उस शोबे के माहिरीन को इंडक्ट करें ताकि मामला हल हो। अच्छा, ये तो आपने इदारों की बात की, तो ये सोच क्या
एक मुश्तरका जद्दोजहद भी हो सकती है, जितने भी तिब्बी इदारे हैं अगर वो इस जद्दोजहद में शामिल हों और जो एक हमारे जायज़ मामलात हैं या मसाइल हैं उनको हल करने के लिए यकजा हो सकें। आप इस बारे में रोशनी। बिल्कुल, सबको असल में हमें एक बीइंग पाकिस्तानी अपने इदारों को, अपनी जो मुल्की सनत है उसके फ़रोग के लिए, और जो इस इलाके का, इस खित्ते का फ़न है, जो अदब है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए इकट्ठा तो होना पड़ेगा। बिल्कुल सर। ठीक है, अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो हमें खा पी जाएंगी। जिस तरह चीन पेनिट्रेट कर रहा है, जिस तरह यूरोपीय यूनियन सारे जो अपने तिजारत के हिसाब से यहाँ पे पेनिट्रेशन उनकी हो रही है, तो हम ख़त्म होकर रह जाएंगे। आज इस अमर की ज़रूरत है कि सबको मिलकर काम करना है। अगर आज हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो फिर तबाही हमारा कदम दरवाजे पे खड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और यकीनन ना सिर्फ सार्फिन बल्कि हमारे अतिब्बा इकराम भी हमारी इस गुफ्तगू से ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका अली बुखारी इजाज़त चाहता है। अल्लाह ने के बाद।